हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर महोत्सव। आज कक्षा 12 की क्लास में जीव विज्ञान के अंतर्गत पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपको बताया जाएगा। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पुष्प के भाग जिसमें पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र होते हैं, जबकि जायांग और पुमंग क्या होते हैं? पौधे के सेक्स ऑर्गन्स। जिसमें पुमंग होता है नर जनन अंग और जायांग होता है मादा जनन अंग। पुमंग ये नर जनन अंग होता है, जबकि जायांग मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग पुमंग जो है मिलकर बना होता है पुंकेसरों से। ये बातें हो चुकी थी पिछले वीडियो में, जिसमें जो है हमने आपको बताया था लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया। क्योंकि जो आपका पुमंग है ये पुंकेसर से मिलकर बना हुआ है और पुंकेसर की संरचना में सबसे ऊपरी भाग होता है परागकोश, और परागकोश में भरे होते हैं परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण। तो परागकण बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन की क्रिया वहाँ कंप्लीट हो गई थी। हमें आपको बताना था लघु बीजाणु परागकण क्या होता है। तो लघु बीजाणु जनन के दौरान लघु बीजाणु का निर्माण होता है और लघु बीजाणु को हम परागकण भी कहते हैं। परागकण, पोलन ग्रेन, क्या बोलते हैं इसको? पोलन ग्रेन, परागकण। तो हमें थोड़ा से आपको इसके विषय में समझाना है कि लघु बीजाणु होता क्या है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ। निर्माण तो आप जान गए हैं कि परागकोश की पराग मात्र कोशिकाएं परागकणों का निर्माण करती हैं। ये प्रक्रिया आपको पूरी तरह से समझा दी गई है। अब लघु बीजाणु की संरचना क्या होती है? लघु बीजाणु लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह आगुणित होती है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी होती है और इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। इसमें बाह्यभित्ति खुरदरी होती है और अंताभित्ति चिकनी होती है। बाह्यभित्ति क्या होती है? खुरदरी होती है। बाह्यभित्ति बनी होती है स्पोरोपोलैनिन नामक वसीय पदार्थ की। अब बाह्यभित्ति को हम इक्साइन भी बोलते हैं। इक्साइन जो किसकी बनी है? स्पोरोपोलैनिन नामक वसीय पदार्थ की। अंताभित्ति जिसे हम इंटाइन कहते हैं, ये बनी होती है पेक्टो सेलुलोज की। पेक्टो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये बाह्यभित्ति और अंताभित्ति हो गई। परागकण के निर्माण के समय इसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक छोटी न्यूक्लियाई होती है और एक बड़ी न्यूक्लियाई। बड़ी न्यूक्लियाई को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई और छोटी न्यूक्लियाई को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियाई।
ये एक परागकण की संरचना हो गई। द्विकोशिकीय अवस्था में यह परागकण परागकोश से बाहर निकलता है और इसके आगे की विकास की प्रावस्था वर्तिकाग्र के वर्तिकाग्र नहीं, जायांग के अर्थात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होती है। जायांग के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होती है। तो इसके आगे की प्रक्रिया आप बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन मतलब कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो गुरु बीजाणु जनन की अब क्रिया पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जायांग के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? जायांग के विषय में। जायांग, जाइनोइसियम, जाइनोइसियम ये पुष्प का मादा जननांग होता है। पुष्प का मादा जननांग होता है। ये स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है, अर्थात कार्पल से। मिलकर बना होता है। अर्थात जायांग की मोनोमर यूनिट क्या होती है? स्त्री केसर होते हैं, कार्पल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्री केसर क्या है। ये मादा जनन अंग है। इसकी संरचना के विषय में देखते हैं। स्त्री केसर में एक मेन संरचना जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं और एक पतली लंबी नली जैसी संरचना और लास्ट में फूला हुआ भाग। ये संरचना है। इस भाग को कहते हैं हम वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है स्टिग्मा। ये पतली लंबी नलिका वर्तिका कहलाती है। इसे कहते हैं स्टाइल। और लास्ट में ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? इसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। ओवरी। और ये हो जाता है बेस, आधार। तो ये एक स्त्री केसर की संरचना हो गई। स्त्री केसर। और इन्हीं स्त्री केसरों से मिलकर जायांग बना होता है। स्त्री केसर को अंडप भी कहते हैं। बहुत से पुष्प बहुअंडपी होते हैं, कुछ पुष्प एक अंडपी होते हैं। कुछ पुष्पों में केवल जायांग एक ही स्त्री केसर का बना होता है और कुछ पुष्पों में जायांग बहुत से स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं। इसी अंडाशय में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहा जाता है। और बीजांड में जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती हैं। इन कोशिकाओं को बीजांड काय कहा जाता है।
निषेचन, परागण, भ्रूण सबका विकास हो जाने के बाद यही बीजांड बीज का निर्माण करता है और अंडाशय फल का निर्माण करता है। तो जायांग में हम बीजांड को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बीजांड से ही भ्रूण कोष का निर्माण होता है, जो कि गुरु बीजाणु कहलाती है। और हमने भी एक पॉइंट बोला था, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया, तो बीजांड से भ्रूण कोष के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। तो पहले हम बीजांड देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं बीजांड के विषय में। बीजांड, ओव्यूल, बीजांड स्त्री केसर के अंडाशय में पाया जाने वाला मृदुतक कोशिकाओं का बना एक भाग होता है। बीजांड की संरचना हम देखते हैं। देखिए, इस भाग को बोलते हैं बीजांड वृंत। ये पार्ट बीजांड वृंत कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फनिकल। और बीजांड काय मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बीजांड काय को न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये बीजांड काय हो गया, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, बीजांड काय। और बीजांड काय की कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा द्वार दिखाई पड़ रहा है, इस द्वार को कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल या अंड द्वार या बीजांड द्वार, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का आवरण दिखाई पड़ रहा है, अध्यावरण, इसे बोलते हैं इंटेगुमेंट, अध्यावरण। यहां जहां पर अध्यावरण नहीं है, इस भाग की कोशिकाओं को हम चलाजा बोलते हैं, निभाग। तो ये एक बीजांड की संरचना हो गई। एक अंडाशय में ये बीजांड पाया जाता है।
अब इसी बीजांड से भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन या इसी को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ध्यान दीजिए थोड़ा से, बीजांड काय की एक कोशिका अन्य सभी कोशिकाओं से भिन्न होकर के आकार में बड़ी हो जाती है और उस कोशिका को नाम दिया जाता है आर्ची स्पोरियल सेल। क्या नाम देते हैं? आर्ची स्पोरियल सेल, जिसे हिंदी में कह सकते हैं पराप्रस्थ कोशिका। पराप्रस्थ कोशिका परिणत विभाजन करके पहले दो कोशिकाओं में बाह्य और अंतः कोशिकाओं में बाहरी और भीतरी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका को कहते हैं प्राइमरी पेरिइटल सेल तथा अंदर की कोशिका को कहते हैं मेगा स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस सेल। ठीक, भित्तीय कोशिका विभाजित होती है या फिर कभी कभी नहीं विभाजित होती है और ये भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करने में सहायक होती है। जबकि जो दूसरी कोशिका है स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल विभाजित नहीं होती है, बिना विभाजन के ही ये क्रियाशील मेगा स्पोर मदर सेल की भांति कार्य करती है, अर्थात क्रियाशील गुर बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करती है। गुर बीजाणु मात्र कोशिका में पहले विभाजन होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिस दौरान 4 संतत कोशिकाएं बनती हैं। इन चारों संतत कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। बट थोड़ी देर बाद 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, केवल एक गुरु बीजाणु कोशिका बचती है। उस गुरु बीजाणु कोशिका को ही हम क्या कहते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु। और यही क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चल करके डेवलप करके भ्रूण कोश का निर्माण करती है। ठीक, तो आगे हम अब देखते हैं कि कैसे जो है पहले इसकी कोशिका एक अलग होती है और वो किस प्रकार से विभाजित होती है और आगे क्रिया देखते हैं। अब आते हैं हम गुरु बीजाणु जनन में। अभी हमने आपको बताया, चित्र द्वारा देखते हैं। एक कोशिका इसी में से एक कोशिका, मान लिया हमने ये कोशिका आकार में बड़ी हो गई, तो इस कोशिका का नाम हम क्या रख लेते हैं? पराप्रस्थ कोशिका या इसी को कहते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल, मान लिया हमने ये एक कोशिका हो गई आर्ची स्पोरियल सेल। अब यही आर्ची स्पोरियल सेल कोशिका पहले 2 विभाजन करती है, अर्थात एक बनती है बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी को कहते हैं हम, बाहरी कोशिका को कहते हैं प्राइमरी पेरिइटल सेल और अंदर की कोशिका को कहते हैं स्पोरोजिनस सेल। जैसा कि हमने बताया कि प्राइमरी पेरिइटल सेल या तो विभाजित होती है या फिर नहीं विभाजित होती है, और दूसरा स्पोरोजिनस सेल जो होता है ये बिना विभाजन के ही एक विशेष प्रकार की कोशिका में बदल जाती है। उस कोशिका को कहते हैं, इस कोशिका को कहते हैं हम मेगा स्पोर मदर सेल। अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये स्पोरोजिनस सेल बिना अर्धसूत्री विभाजन के या समसूत्री विभाजन के एक मेगा स्पोर मदर सेल की भांति कार्य करने लगती है। आगे यही मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करता है, मियोसिस करता है और मियोसिस करके 4
4 अगुणित कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इन 4 अगुणित कोशिकाओं में से नीचे की 3 कोशिकाएं डिजनरेट हो जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। केवल एक कोशिका बचती है और ये कोशिका क्या कहलाती है? क्रियाशील एक्टिव मेगास्पोर, एक्टिव मेगास्पोर कहलाती है, अर्थात क्रियाशील गुरुबीजाणु कहलाती है। यही क्रियाशील गुरुबीजाणु ही आगे डेवलप करके भ्रूण का निर्माण करती है, भ्रूण कोश का। तो देखेंगे कि भ्रूण कोश कैसे बनता है। अब ये क्रियाशील मेगास्पोर कोशिका पहले एक सूत्री विभाजन करती है, जिससे इसका केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। इसका केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब एक केंद्रक ऊपर की ओर चला जाता है और दूसरा केंद्र नीचे की तरफ, अर्थात एक ध्रुव की ओर, दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। फिर से ध्रुवों पर केंद्रक समसूत्री विभाजन करते हैं और पुनः ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक बन जाते हैं। अगला विभाजन फिर होता है और अगले विभाजन के फलस्वरूप फिर जो है ये केंद्रक विभाजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4-4 केंद्रक ध्रुवों पर बन जाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में ऊपर देखते हैं, अन्यथा आएगा नहीं नीचे। ये आगे की प्रक्रिया हम आपको यहां दिखा रहे हैं, इस साइड में दिखा देते हैं। जब एक्टिव मेगास्पोर में दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से एक केंद्रक वापस केंद्र में आ जाते हैं। वापस केंद्र में आ जाते हैं। ध्रुवों से एक केंद्रक मध्य में या सेंटर में आ जाते हैं। अब द्वितीयक यहां पर जो मध्य में केंद्रक हैं, इनके चारों तरफ एक कोशिका निर्मित हो जाती है। और ऊपर 3 कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है, जिससे 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। और नीचे की तरफ भी वही होता है, सभी केंद्रकों के मध्य कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है, नीचे 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। ऊपर की इन 3 कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुख कोशा। क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशा। और नीचे की जो 2 कोशिकाएं हैं, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। या इन्हीं को अंग्रेजी में कह सकते हैं हम एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और ऊपर की कोशिकाओं को हम कह सकते हैं एंटीपोडल सेल। और बीच में जो ये 2 केंद्रक वाला कोशिका है, इसे कहते हैं डाइपोलॉइड न्यूक्लियाई, द्वितीयक केंद्रक। तो ये एक विशेष प्रकार की संरचना तैयार हुई, इसे ही कहा जाता है भ्रूण कोश। क्या कहते हैं इसको? इस संरचना को गुरुबीजाणु मात्र कोशिका, ये रही मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 आगुणित कोशिकाएं बनती हैं। चारों आगुणित कोशिकाओं में से 3 नष्ट हो जाती हैं। एक कोशिका एक्टिव मेगास्पोर की तरह कार्य करती है। ये एक्टिव मेगास्पोर का केंद्रक बारंबार विभाजित होता है और फलस्वरूप
एक केंद्र की तरफ 4 केंद्रक और एक ध्रुव की तरफ 4 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। चारों केंद्रकों में से ऊपर से एक केंद्रक बीच में तथा नीचे वाले चारों केंद्रकों में से एक केंद्रक बीच में चला आता है और बीच में आकर के ये द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है तथा ऊपर के 3 केंद्रक प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और नीचे के 3 केंद्रक किसका निर्माण करते हैं? 2 तो बनाते हैं सिंड्रिक सेल और ऊपर वाली जो बड़ी कोशिका होती है ये एग सेल का निर्माण करती है, अंड कोशिका का निर्माण करती है। और इस प्रकार से ये नीचे के जो तीनों कोशिकाएं हैं ये एग एपार्टस का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से बनी हुई ये कोशिका क्या कहलाती है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसैक। और हमने यही बताया कि बीजांड की एक कोशिका से जो कि परापरक सेल कहलाती है उससे भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। ठीक, तो यहां एम्ब्रियोसैक का निर्माण हो गया। एम्ब्रियोसैक क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह आगुणित होती है, 7 कोशिकीय होती है तथा 8 केंद्रकीय होती है। ठीक है ना। देखिए 3 कोशिकाएं इसमें कौन कौन सी हैं? 1 2 3 कोशिकाएं ये प्राथमिक कोशिकाएं हो गई, एक कोशिका हो गई द्वितीयक केंद्रक की और 3 कोशिकाएं नीचे हो गई, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। कुल मिलाकर के इसमें 7 कोशिकाएं हैं। कितने केंद्रक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार ये भ्रूण कोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है और इस प्रकार के भ्रूण कोश को पॉलीगोनम टाइप भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है ना। तो भ्रूण कोश का निर्माण यहां पर हो गया। अब इसी भ्रूण कोश में आगे की प्रक्रिया कैसे होती है? एग, यहां पर जो एग सेल दिखाई पड़ रहा है ये एक नर युग्मक है। क्या है? सॉरी, मादा युग्मक है। क्या है? एग सेल एक मादा युग्मक है। आगे की प्रक्रिया में क्या होता है कि मादा युग्मक नर युग्मक से संलयित होती है और संलयित होकर के जायगोट बनाती है। जायगोट द्विगुणित अवस्था होती है। जायगोट बनने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण से डेवलपमेंट होता है किसका? बीज का। और बीज फिर अंडा से पूरा चेंज हो जाता है किसमें? फल में। रुकिए थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रकार से आपको यह समझ में आया कि एक बीजांड से भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। तो लघु बीजांड जनन की क्रिया क्या होती है? गुरु बीजाणु जनन की क्रिया क्या होती है? गुरु बीजाणु जनन की क्रिया आपने पढ़ा कि जायांग में उपस्थित अंडाशय की बीजांड कोशिका से भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आगे की क्रिया जो है वो होगी फर्टिलाइजेशन। पहले परागण होगा, आगे की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे परागण। परागण की क्रिया हम पढ़ेंगे जो है अगले वीडियो में। ठीक, परागण की क्रिया अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो, मैं आर.के. गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर महासुपी। आज की इस कक्षा में, कक्षा 12 जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में जनन आपको पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने आपको लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों की प्रक्रियाएं बताई थी। उनको विस्तार पूर्वक हमने चित्रात्मक व्याख्या करते हुए आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को बताऊंगा, जिसको आप सरलता से याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट आपका है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या इसे कौन क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। अब इसको हम आपको एक लाइनर ट्रिक में समझाते हैं कि इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले जो है हमने बताया कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया
नर मादा नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है। इसके लिए जो है पुंकेसर की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले एंड्रोइसियम और एंड्रोइसियम में पाया जाता है आपका स्टामेंस, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर की अगर संरचना देखी जाए तो सबसे ऊपरी भाग पुंकेसर का परागकोश होता है, जिसे कहते हैं एंथर। और एंथर में पाई जाती है माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। और माइक्रोस्पोरेंजिया की ही कोशिकाएं शुरुआत में विभाजित होती हैं और ये परिणत विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी, उनको देखिए। पहली तो होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं। कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं पराप्रस्थ कोशिका या आर्चीस्पोरियल सेल। और यही आर्चीस्पोरियल सेल परिणत विभाजन करके दो प्रकार की बाहरी और आंतरिक कोशिका का निर्माण करती है। बाह्य कोशिका होती है प्राइमरी पेरिटल सेल और अंताभित्य की जो कोशिका होती है उसे कहते हैं माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेरिटल सेल आगे विभाजित होकर के 5 स्तरीय कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें बताया गया था कि पहली भित्ति एंडोथीसियम कहलाती है, बीच की 3 भित्ति मिडिल लेयर कहलाती है और सबसे आंतरिक भित्ति टेपिटम कहलाती है। ये सभी नष्ट होकर के किसका पोषण करती हैं? पराग कण का। अब हम आते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। माइक्रोस्पोरोजिनस सेल समसूत्री विभाजन करके बहुत से माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। इसमें से कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल नष्ट हो जाती हैं और कुछ क्रियाशील हो जाती हैं। तो जो क्रियाशील होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सा विभाजन करती हैं? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, जिसके दौरान माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कह सकते हैं? पोलन ग्रेन कह सकते हैं। परागकण, इसी माइक्रोस्कोप को क्या कहेंगे हम? पोलन ग्रेन। और कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 सेल्स बनती हैं। 4 सेल्स। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक एक्टिव क्रियाशील माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 संतत कोशिकाएं बनती हैं जो कि आगुणित होती हैं। अब इसमें आप देखेंगे द्विगुणित अवस्थाएं कौन सी हैं और आगुणित अवस्थाएं कौन सी हैं। एंडोइसियम द्विगुणित होता है, स्टामेंस भी द्विगुणित होता है और एंथर भी द्विगुणित होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी द्विगुणित होता है, आर्चीस्पोरियल सेल भी द्विगुणित होता है, ये भी द्विगुणित होता है। प्राइमरी पेरिटल सेल, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, ये भी द्विगुणित होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी द्विगुणित होता है। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करता है तो आगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इसलिए माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन अर्थात परागकण क्या होता है? आगुणित होता है। तो ये एक संक्षेप में हमने आपको समझाया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है और इस प्रकार से माइक्रोस्कोप का निर्माण होता है।
और माइक्रो स्पोर की संरचना देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर जो होता है अर्थात परागकण, इसकी भित्ति बाहर की क्या होती है, खुरदरी होती है, और अंदर की भित्ति क्या होती है, चिकनी होती है। ये भित्ति स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था इसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो कहलाती है इक्साइन, जो कि क्या होती है, खुरदरी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन नामक उसे पदार्थ की। अंतःभित्ति चिकनी होती है जिसे इंटाइन कहते हैं। किसकी बनी होती है, पेक्टोसोलोस की बनी होती है। और इस परागकण में एक छोटी जनरेटिव सेल पाई जाती है, जनरेटिव सेल पाई जाती है, और एक बड़ी ट्यूब सेल पाई जाती है, एक बड़ी ट्यूब सेल पाई जाती है, या ट्यूब न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। और इसी ट्यूब न्यूक्लियाई से ही किसका निर्माण होता है, परागनलिका का। परागनलिका की खोज एमसी नामक वैज्ञानिक ने की थी, हम आपको आगे बताएंगे। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब दूसरा पॉइंट मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको समझिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। इसकी शुरुआत कहां से होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, मादा जनन चक्र से। तो पुष्प का मादा जनन चक्र क्या होता है, जाइनोइसियम। जाइनोइसियम में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं ओवरी, और ओवरी में पाया जाता है ओव्यूल। और ओव्यूल की एक विशेष कोशिका अन्य कोशिकाओं से पृथक होकर के बड़े आकार में हो जाती है जिसे कहते हैं प्रापरस कोशिका या आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। और यही आर्चीस्पोरियल सेल आगे विभाजित होती है और दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक बनाती है प्राइमरी पेरीइटल सेल और दूसरी बनाती है प्राइमरी स्पोरो जिनस सेल। बताया हमने कि प्राइमरी पेरिटल सेल या विभाजित होती है या फिर विभाजित नहीं होती, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बिना विभाजित हुए एक्टिव मेगा स्पोर मदर सेल की भांति प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्टिव मेगा स्पोर मदर सेल की भांति कार्य करने लगती है। और यही मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके अर्धसूत्री विभाजन करके 4 मेगा स्पोर का निर्माण करती है, जिसमें से एक मेगा स्पोर ही सक्रिय होता है अर्थात एक्टिव होता है तथा 3 नष्ट हो जाते हैं। 4 सेल का निर्माण होता है जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक मेगा स्पोर सक्रिय होती है और वही मेगा स्पोर किसका निर्माण कर लेती है, एम्ब्रियो सैक का। तो ये आपको हमने बताया एक शॉर्ट ट्रिक में, एक लाइनर ट्रिक में बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेस की क्रिया कैसे होती है और मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अब
इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे की प्रक्रिया, अब यहां पर एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है क्या, इसको भी नोट कर देते हैं। एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, और यहां पर परागकण से जनरेटिव सेल से निर्माण होता है मेल गैमीट का, मेल गैमीट। आगे की प्रक्रिया देखिए। अब आता है परागण, परागण की प्रक्रिया। पोलिनेशन, परागण। परागण, तो ध्यान दीजिए, पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर मादा पुष्प के, या फिर कह सकते हैं हम जायांग के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। फिर से सुनेंगे इसको एक बार। परागकोश से पराग कणों का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है ना। पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कणों का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, परागण कहलाती है। और ये परागण कई प्रकार से हो सकता है। मेन दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण। तो जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं, बाइसेक्सुअल पुष्प होते हैं, द्विलिंगी, अर्थात एक ऐसा पुष्प जिसमें नर अंग और मादा अंग, मादा जनन अंग दोनों एक साथ उपस्थित हो, तो उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। और द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। जबकि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प एक लिंगी होता है, उनमें परागण की क्रिया दूसरों के द्वारा होती है, अर्थात परपरागण होता है। परागण क्रिया के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और वर्तिकाग्र पर पहुंच करके परागकण शर्करा और जल को अवशोषित करके फूल जाता है और अंकुरण प्रारंभ कर देता है। यहाँ यह आपका वर्तिकाग्र है और इस वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचता है, परागकण जब पहुंचता है तो ये शर्करा और जल को सोख करके, एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और फूल करके अंकुरण शुरू कर देता है। तो इसके अंकुरण की प्रक्रिया देखिए किस प्रकार से होती है। हमने बताया कि परागकण दो भित्तियों से घिरा होता है। बाह्य भित्ति खुरदुरी होती है जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और अंतःभित्ति चिकनी होती है जो कि पेक्टोसुलोस की बनी होती है। और बाह्य भित्ति में 2 या 3 छिद्र भी पाए जाते हैं, 2 या 3 छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी जनरेटिव न्यूक्लियाई होती है और एक बड़ी क्या होती है, ट्यूब न्यूक्लियाई। अब जब ये जल और शर्करा को लेकर के फूल जाती है और फूलने के बाद जब अंकुरण प्रारंभ करती है, तो सर्वप्रथम जो ट्यूब न्यूक्लियाई होती है ये
जो है अंताभित्त को साथ लेकर के बाह्य भित्त से किसी छिद्र से होते हुए एक नलिका का रूप धारण कर लेती है। कैसे धारण करती है इसको देखते हैं। इस प्रकार से एक ये जो ट्यूब नलिका होती है ये बाहर की ओर एक नलिका का रूप ले लेती है। इसी को हम कहते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं? पराग नलिका या पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब। इसकी खोज और इसके महत्व को सर्वप्रथम एमसी नामक वैज्ञानिक ने 1824 में बताया था। पराग नलिका की खोज एमसी नामक वैज्ञानिक ने 1824 में की थी। निषेचन में इसके महत्व को भी एमसी ने ही समझाया था। ये पराग कण का अंकुरण होता है। अब पराग कण की जो ट्यूब नलिका होती है ये वर्तिका से होते हुए, ध्यान दीजिए यहां पर आगे की प्रक्रिया कहां हो रही है। पराग नलिका की खोज एमसी नामक वैज्ञानिक ने की थी 1824 में। ठीक, ये अब आगे की प्रक्रिया कहां हो रही है? बीजांड में। देखते हैं, यहां से पराग नलिका निकलती है और वर्तिका से होते हुए ये बीजांड में प्रवेश करने की कोशिश करती है। बीजांड आपका ये रहा। इस प्रकार से पराग नलिका यहां पर ये भ्रूण कोश है और एक बड़ा अंड कोशिका है और यहाँ तीनों एंटीपोडल सेल हैं और बीच में डबल न्यूक्लियाई है, द्वितीयक केंद्रक है। पराग नलिका अंड द्वार से प्रवेश करती है। इधर जैसे ही पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, यहाँ पर जो जनरेटिव न्यूक्लियाई होती है वो दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाती है। दो नर युग्मक बना लेते हैं, मेल गैमीट, जिनको हम जूस्पोर्स भी बोल सकते हैं। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात सहायक कोशिका द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। इसकी प्रक्रिया आप और बड़े फिगर में देखिए। यहां पर ये भ्रूण कोश है जिसमें तीन ये कोशिकाएं एंटीपोडल सेल हैं और ये बीच में द्वितीयक केंद्रक है, डाइपोडल न्यूक्लियाई। और यहां पर दो कोशिकाएं हैं जो किसका काम करती हैं? सहायक कोशिका का, और एक बड़ी कोशिका है जो अंड कोशिका का कार्य करती है। जब पराग नलिका बीजांड से प्रवेश करती है तो बीजांड से कहां प्रवेश करती है? भ्रूण कोश में। और भ्रूण कोश की एक सहायक कोशिका पराग नलिका को अंदर लाने में सहायता करती है। पराग नलिका जैसे ही अंदर आती है या तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है या फिर ये यहीं पर फट जाती है। जब दो भागों में डिवाइड होती है तो एक सिरा आ जाता है अंड कोशिका के पास और एक सिरा चला जाता है द्वितीयक केंद्रक के पास। समझ रहे हैं? अब यहां नर युग्मक पराग नलिका में तैरते हुए, ये देखिए तैरते हुए
कहाँ पहुंच रहे हैं? भ्रूण कोश के अंदर। और एक स्पर्म अर्थात एक नर युग्मक अंड कोशिका के पास आ जाता है और दूसरा नर युग्मक कहाँ चला जाता है? द्वितीयक केंद्रक के पास। तो एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से जुड़ जाता है और एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ जाता है। एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से जुड़ करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इस त्रिगुणित केंद्रक को एंडोस्पर्म कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। तथा जो दूसरा नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, निषेचित हो जाता है और क्या बनाता है? जायगोट बनाता है, जो कि द्विगुणित होता है। इस प्रकार से ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? निषेचन कहलाती हैं। और यहां निषेचन 2 बार होता है, यहां निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो परागण क्रिया हो जाने के बाद अब हम पढ़ते हैं निषेचन की क्रिया। क्या पढ़ेंगे? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो इसे क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक। अब यहां पर जब नर युग्मक परागकण से होते हुए परागनलिका के माध्यम से भ्रूण कोश के एग सेल और द्वितीयक केंद्रक से जुड़ जाता है, तो यहां पर निषेचन 2 बार होता है। एक बार तो ये निषेचन हुआ जिसके फलस्वरूप एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ मतलब कि ये त्रिगुणित होता है, थ्रीयन होता है एंडोस्पर्म। और जब एक बार नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। और ये क्या होता है? द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। तो निषेचन यहाँ 2 बार हो गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और हमने बताया भी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम मिलेंगे।